बंसल न्यूज खबरों के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी निभाता है और इसी कड़ी में बंसल न्यूज देवास में प्रतिभाओं का सम्मान कर रहा है। सीधे चलते हैं देवास और देखते हैं लाइव कार्यक्रम। अब दुर्भाग्य यह है कि एक पत्थर भी ढंग से नहीं उछाला जाता हमसे, तो इसकी ताकत अपने भीतर रखिए, इसकी ताकत अपने भीतर लेकर आइए। मैं गुजारिश करूंगा कलेक्टर साहब से कि इस पर आएं और एक छोटी सी बातचीत हम आरंभ करते हैं। कुछ आपके भी प्रश्न होंगे मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, तो जरूर पूछिएगा, लेकिन वो मर्यादित हों और विकास केंद्रित हों या सुझाव से जुड़े हुए हों। कभी कभी आपको भी छोटे छोटे डेलीगेशन बनाकर अपने कलेक्टर साहब से मिलना चाहिए, एसपी साहब से मिलना चाहिए। चौथे स्तंभ का ही दायित्व तो नहीं है और राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद जी। और काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। और ऐसे ही कुछ मिसाल पेश करने वाले एक सीनियर अधिकारी हमारे बीच में ऋतुराज सिंह जी हैं। जोरदार तालियां। देवास के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और अब हम शुरुआत करते हैं, कुछ टटोलते हैं और देवास के विजन को लेकर आखिर वे क्या सोचते हैं। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पीयूष। और हमारा एक बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम है अफसरनामा, इसको आप जरूर देखिए और YouTube पे सर्च कीजिए। इसमें हमने उनसे भी बात की है 12वीं फेल जिन पर फिल्म बनी है, जो उसके ओरिजिनल हीरो हैं। हीरो सर भी हैं, ये भी हीरो हैं, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा का जो टेक्सचर है वो इतना जबरदस्त होता है कि वो एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। इतनी बढ़िया डिजाइन्ड ये परीक्षा है, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ परीक्षाओं में और आपके बुद्धि कौशल की परीक्षा लेने वाली परीक्षाओं में से ये एक है। सर एक बार फिर आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। फिर आपके साथ एक बार ये मंच शेयर करने का मौका मिल रहा है, पहले स्टूडियो में और अब यहाँ। कैसे देखते हैं सर आप डेवलपमेंट को एक युवा अधिकारी के नाते? भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं और ये सारी चीजें डेवलपमेंट के लिए रेसिप्रोकल होती है। इधर से भी जरूरत है, इधर से भी जरूरत है। कैसे देखते हैं आप देवास को और डेवलपमेंट की इस मांग को? धन्यवाद शरद जी, आपसे दोबारा चर्चा करने का मौका मिल रहा है और थैंक यू। आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और आज के परिप्रेक्ष्य में इसका जो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनका बहुत ही बढ़िया और स्पष्ट विजन दे रखा है कि 2047 हम लोग भारत को कैसा देखना चाहते हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है समस्त विभाग और हम लोग जो है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो एक लॉन्ग टर्म विजन है कि हम लोग भारत को किस प्रकार से देखना चाहते हैं और उसी में हमारा जो छोटा वर्जन हमारा जिला है, जिला देवास, हम लोग उसको किस प्रकार से देखना चाहते हैं। तो देवास आप एक ऐसा जिला है जो कि इंदौर के कहीं ना कहीं बगल में है और उसी के छाए में है और देवास का हमारा एक ऐसा विजन होना चाहिए जो मुझे लगता है जो कि खुद की एक सेल्फ की आइडेंटिटी बननी चाहिए और इसका एक अलग ही वजूद होना चाहिए। हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर माता जी का टेकरी है और वो अपने आप में एक बहुत ही पुराना सिद्ध क्षेत्र है और उन्हीं के साये में ये पूरा जिला है। तो बेशक एक इसकी अलग पहचान है। आज के वर्तमान में हम देखें तो हजारों की संख्या में देवास जिले में एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। तो ये कहना कि ये अपने आप में ग्रो नहीं कर सकता या इसकी अलग सी आइडेंटिटी नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत होगी। देवास एक अपने आप में एक बढ़िया बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप हो चुका है और हो भी रहा है और आगे बहुत अच्छा होगा। हमारा मेन काम इस प्रकार से होना चाहिए कि ये एक बैलेंस्ड ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, जिसको कंजर्वेशन के नज़र से देखते हैं,
जहां हम पर्यावरण, ग्रोथ और ह्यूमन नीड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस करके इसको जो 2047 की जो हमारे विजन है उसके प्रति किस प्रकार ले जाए, इसको इसी ध्यान में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब बात कही। कितने लोग आप में से वाकिफ हैं कुमार गंधर्व जी से? मुझे हाथ उठाकर बताएंगे। हाँ, कुछ लोगों को नहीं भी मालूम है। कुमार गंधर्व पूरी दुनिया के, भारत की बात नहीं करूंगा, बेहतरीन शास्त्रीय संगीत के गायक थे और उनको टीबी हो गई थी। तपेदिक एक समय लाइलाज बीमारी मानी जाती थी। 1952 के आसपास, 1952 के आसपास किसी ने उनसे कहा, उस समय देवास हिल स्टेशन होता था सर, तो किसी ने कहा कि आप। चलिए अब सीधे चलते हैं देवास और देखते हैं बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम की तस्वीरें। रीजन की जिसका आज हमने पेपर में पढ़ा, मैं सोनकच्छ का जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ इस समय कि जिस दौर में मुझे सोनकच्छ की सेवा करने का अवसर मिला है। आज हमारा जो इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन है, इसमें 5 जिलों में ये हमारा मेट्रोपॉलिटन रीजन जा पहुँचने वाला है और बॉम्बे दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसका सीधा सीधा लाभ सोनकच्छ को मिलेगा। 148 गांव हमारे इसमें जुड़ रहे हैं। अब इससे ये समझ में आता है कि वास्तव में जिस तेजी से, जिस रफ्तार से विकास शहरों से निकल अब ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है। हम अगर एक पुराना सर्वे भी देखें तो मुझे लगता है कि हमारे शहरी क्षेत्र में 34% ग्रोथ हुआ है और 50% शहरी क्षेत्रों में हुआ है, तो ग्रामीण क्षेत्र में समझ चाह रहा हूँ। तो ग्रामीण क्षेत्र में आदमी जिस विकास विश्वास के साथ में जिस तेजी से बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो चाहता है कि एक अच्छा डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो हमारा और इंक्लूसिविटी के साथ में हो, हर प्रकार की सुविधाएं उनको बराबर से मिल सके। अन्यथा क्या होता है कि जब शहर तेजी से बढ़ता है, विकास तेजी से बढ़ता है, हाईवेज बनते हैं, तो उसके आसपास जो कॉलोनियल डेवलपमेंट जो होती है, तो पूरे पेरीफेरी एरिया में हमने देखा, इंदौर ही हम देखें अगर एग्जाम्पल के लिए, कि जिस तेजी से इंदौर बढ़ा है और इंदौर के आसपास का हमने जो क्षेत्र देखा जहाँ कॉलोनियाँ टाउनशिप डेवलप हुई है, तो अव्यवस्थित होने के कारण वहाँ पर अर्बन स्ट्रेस भी पैदा हुआ है और इस कारण से जो लोग सुविधाएं चाहते हैं वो सुविधा नहीं मिल पाने के कारण कई प्रकार की दिक्कतें सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जिस प्लानिंग के साथ में विकास इन दोनों मेट्रोपॉलिटन रीजन के साथ में करने का जो प्रयास सरकार कर रही है, तो मैं समझता हूँ सीधा सीधा लाभ इसका हमारे यहाँ के इंदौर, देवास, उज्जैन, धार के और शाजापुर का कुछ क्षेत्र, ऐसे 5 जिलों को उसका सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। तो ये विकास की जो हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से विकास, जैसा मैंने अभी मेरी बात शुरुआत करने से पहले बोला कि मध्य प्रदेश की सरकार और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो विकास के माध्यम से हम लोगों के जीवन में हम कैसे खुशहाली ला सकते हैं, कैसे उनके जीवन को हम खुशहाल बना सकते हैं, इसका प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। बहुत अच्छी बात आपने कही और ये बिल्कुल सही समय है कि जब विकास के लिए मजबूती से पहल हो। एक मैं बिना मांगा सुझाव फिर दे रहा हूं, आप सब जनप्रतिनिधि भी हैं, 2 विधायक हमारे पास सीनियर विधायक यहाँ बैठे, अनिल जी हैं मेरे सामने, जनप्रतिनिधि हैं। एक आयुर्विज्ञान संस्थान दमोह, ये देवास के आसपास स्थापना के लिए जोर लगाइए था। मेडिकल टूरिज्म इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से आगे चल रहा है और इंदौर में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है। अगर देवास, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी को सर दीप प्रज्वलन के साथ में हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। कार्यक्रम में हमारे साथ में विधायक राजेश सोनकर जी, मनोज चौधरी जी, राय सिंह सिंधो जी, शिव प्रताप सिंह चौहान, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष हैं मनोज चौधरी जी, महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल जी, रवि जैन जी सभापति, राजीव खंडेलवाल जी, नरेंद्र राजपूत जी, राजेश यादव जी, अनिल सिंह सिकरवार जी, संजय शुक्ला जी, मैं निवेदन करूंगा सभी गणमान्य जन है हमारे साथ में। आदरणीय दिनेश मिश्रा जी से भी निवेदन है, रघु भदौरिया जी से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन में आप भी आए, और नवीन सिंह सोलंकी जी से भी निवेदन है कि आप भी दीप प्रज्वलन में हमारे साथ जुड़े।
बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी के साथ आमंत्रित कर रहा हूं घुंघरू नृत्य एकेडमी की उन बालिकाओं को जिन्होंने आज देवास की इस परंपरा को आगे बढ़ाया है, सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का जो काम कर रही हैं, उन बालिकाओं को मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर। जोरदार तालियां बजनी चाहिए क्योंकि आज का ये मंच देवास के विकास डेवलपमेंट की बात के लिए है। और आज हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि हैं मध्य प्रदेश के न सिर्फ उप मुख्यमंत्री हैं बल्कि मध्य प्रदेश के विजन का एक अलग रोड मैप उनके पास में है और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट की उनके पास जिम्मेदारी भी है और एक लंबा अनुभव राजनीतिक तौर पर उनके साथ जुड़ा हुआ है और उसी अनुभव का मध्य प्रदेश को लाभ भी वे दिला पा रहे हैं और विकास के इस रोड मैप को आगे बढ़ाने का जिम्मा उनके ऊपर है और मध्य प्रदेश कैसे हर सेक्टर में आगे बढ़े इसकी एक कोशिश और एक सकारात्मक विजन माननीय राजेंद्र शुक्ल जी में हमें नजर भी आता है और वे इसी कमिटमेंट के साथ में आज हमारे बीच में है। देवास जो मां चामुंडा और तुलजा भवानी की नगरी है, एक ऐसा शहर जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। म्यूजिक प्लीज। सर, जैसा हम पहले बात कर रहे थे सर आपके आने के पहले कि विकास कोई टहलने वाली चीज नहीं है कि टहलते हुए आया और आपने कहा कि भैया देवास पे मेहरबान हो जाइए, रीवा पे मेहरबान हो जाइए। ये एक जिस तरह से 9 महीने में हमारी मातृशक्ति जननी बनकर जन्म देती है एक शिशु को, विकास भी वैसी प्रक्रिया है। ये राजेश भाई जानते हैं, मनोज जी जानते हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं वो जानते हैं। एक एक मंजूरी के लिए कहां मामला अटकता है, कहीं नौकरशाही नाक बहुत सिकोड़ती है। इट वॉन्ट बी पॉसिबल सर, प्रैक्टिकल नहीं है सर, जमीन पे नहीं आएगा। फिर दूसरी तरफ केंद्र सरकार है, कई मंजूरियां वहां जाती हैं। इन सब के बीच में आपको धैर्य से विकास के लिए काम करना पड़ता है। राजेंद्र जी थोड़ा रोशनी डालिएगा क्योंकि विकास मध्य प्रदेश का है, रीवा भी हमारा बहुत प्यारा शहर है और देवास भी बहुत प्यारा शहर है। विकास के लिए सबसे जरूरी चीज आपको क्या लगती है, किस तरह से, और कितनी चुनौतियां भी रही, कुछ अगर ऐसी बातें भी जो आपने अब तक साझा न की हो वो भी यहां साझा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। शरद जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने देवास में इस कार्यक्रम को रखा और मुझे यहाँ आने का मौका मिला और इसी बहाने चैत्र नवरात्रि में चामुंडा देवी जी के और तुलजा भवानी जी के दर्शन भी हो गए। जो आपका सवाल है विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी चीज़ है, तो वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल, जिद, जुनून और जज्बा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए रीवा भी बदला, इसीलिए देवास भी बदला। इंदौर आज देश में सबसे साफ सुथरा सुंदर शहर है और पूरे मध्य प्रदेश का ही कायाकल्प हो गया है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले मध्य प्रदेश में एक कलंक लगा हुआ था बीमारू राज्य का, जो हम सबको, हमारा मस्तक नीचे हो जाता था जब हम नेशनल लेवल पे बातचीत करते थे। लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य का कलंक तो मिटा ही चुका है, बल्कि विकसित विकासशील राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे है। तो इसके पीछे हमारी सरकारों का जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो डेडिकेशन है, समर्पण है, वही मुझे लगता है विकास के लिए सबसे ज़रूरी है। बाधाएं तो आती हैं, लेकिन बाधाएं को पार करना तभी संभव है जब जनता के द्वारा दिए गए ताकत को सदुपयोग करके और आपके अंदर कुछ करने की तड़प हो, तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो विकास के लिए यही जरूरी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पॉलिटिकल विल चाहिए और देवास में भी ये इच्छा शक्ति देवास की जो विधायक हैं गायत्री राजे जी, उनमें दिखती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग करने वाले राजनेता हैं विकास को लेकर।
फ्रंट फुट पर खेलने वाले पॉलिटिशियन वो हैं कि तेजी से रन बनाए जाएं, स्कोर तेजी से चले, बहुत तेजी से मध्य प्रदेश को आगे ले जाना। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने देखा देश के एक बड़े औद्योगिक घराने को लेकर जो सबसे सस्ती बिजली हमको दे रहा है, उसको लेकर जो मामला काफी समय से अटका था, उसको उन्होंने तुरंत मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया के नाते क्लियर किया है। राजन जी, एक और बड़ी जो अहम चीज है, क्योंकि आप एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में विकास के लिए पूरे मन से की, जहां अपेक्षाकृत जो पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, विंध्य का इलाका। आप देवास को देखते हैं तो एक आर्किटेक्ट के नाते, पॉलिटिकल आर्किटेक्ट के नाते आपको बहुत सारे प्लस दिखते होंगे कि अगर एयरपोर्ट कहीं देवास और उज्जैन के बीच में हो तो कितना बढ़िया हो, क्योंकि इंदौर उतरकर वो व्यक्ति करीब करीब 1.25 घंटे में उज्जैन आ पाता है, जो देश के कोने कोने से आता है। अगर ये एयरपोर्ट देवास और उज्जैन के बीच कहीं हो तो वो जल्दी से पहुंच जाएगा, उज्जैनी भी पहुंच जाएगा और इंदौर भी पहुंच जाएगा, और देवास में चामुंडा मां के दर्शन। आपके मन में क्या क्या चीजें हैं जो आप, क्योंकि मैं समझता हूं आपके उस दर्शन को, मैं चाहूंगा आज देवास के विकास के रोड मैप पर आपकी राय। देखिए, ये बात तो सही है कि देश की स्पीड बढ़ानी है, विकास का स्केल बढ़ाना है, तो हमें ज़्यादा हवाई अड्डे बनाने पड़ेंगे। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी ने उड़ान स्कीम बनाई। उड़ान का फुल फॉर्म है U फॉर उड़ेगा, D फॉर देश का, A फॉर आम, N फॉर नागरिक। उड़ेगा देश का आम नागरिक, और हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ से उड़ सके। एक सस्ता फेयर वाला हवाई जहाज़ हमारे देश में चले, जिससे कि स्पीड बढ़े। जब स्पीड बढ़ती है तो आर्थिक तरक्की होती है। तो इसलिए इस योजना से रीवा में एयरपोर्ट बना, दतिया में एयरपोर्ट बना, सतना में एयरपोर्ट बना, उज्जैन में भी एयरपोर्ट बनने वाला है। लेकिन एयरपोर्ट बनाने की एक कुछ मानदंड हैं कि 150 किलोमीटर में एयरपोर्ट बनेगा, 75 किलोमीटर में हवाई पट्टी बनेगी, जो मुख्यमंत्री जी ने स्टेट की पॉलिसी में भी तय किया हुआ है। तो इसलिए हर जगह तो एयरपोर्ट बनना संभव नहीं है, लेकिन यदि संभागीय मुख्यालयों में एयरपोर्ट बन गया तो उससे फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो हमारा सपना है वो पूरा होने लगता है। और ये तो इलाका ब्लेस्ड इलाका है। मैं तो मानता हूँ देवास, उज्जैन और इंदौर ये एक ऐसा ट्रायंगल है जो बिल्कुल एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में हम देखते हैं। इंडस्ट्रियल हब है। यदि इंदौर का पीथमपुर इंडस्ट्रियल हब है तो देवास भी किसी से कम नहीं है। यहाँ भी बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके लिए जो प्रयास पहले हुए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि बधाई के पात्र हैं। और ख़ास तौर से जो परिवर्तन रीवा का आपने बताया, देवास में भी यदि आप एक फिल्म बनाएंगे तो कमज़ोर फिल्म नहीं बनेगी, क्योंकि मैं लंबे समय से यहाँ से गुजरता रहा हूँ। मैं ऐसे समय भी गुजरा हूँ जब देवास में बाईपास नहीं था। देवास में बाईपास बना, फिर वो 4 लेन हुआ, अंदर फ्लाईओवर इतने दिख रहे हैं। और मुझे पिछली बार जब मैं आया था एक रोड के भूमि पूजन में, जब यहाँ की विधायक गायत्री राजीव जी ने मुझे बुलाया था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने गडकरी जी से मिलके और मुख्यमंत्री जी से मिलके कई फ्लाईओवर्स और भी सैंक्शन कराए हैं। अंदर की सड़कों को 4 लेन करने की भी उन्होंने सैंक्शन कराई है। तो कुल मिला के विकास लोगों की चाहत है, इसीलिए चुनाव होते रहे हैं, विधायक चुने जाते रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। लेकिन देश की जनता को जिस प्रकार का विकास चाहिए वो वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार 2003 से जब से बनी है, तो आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मध्य प्रदेश का है, हम दावे के साथ कह सकते हैं। शानदार 4 लेन की सड़कें, 6 लेन की सड़कें, सिंचाई की नहरों का जाल, 24 घंटे बिजली, सरप्लस पावर, ये सब कहाँ हमको देखने को मिलता था। मध्य प्रदेश तो गड्ढों से, एक बार तो बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने कह दिया था कि को बिहार का नाम ले तो हर जगह की खराब सड़कें हैं, जाके मध्य प्रदेश को देखो। इस प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश की थी उस जमाने में 2003 के पहले। लेकिन आज
शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारा फोकस है केंद्र और राज्य सरकार का शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है और दुनिया कह रही है कि जर्मनी, जापान भी हमसे पीछे होने वाले हैं 2-3 वर्षों में, और 2047 में अमेरिका, चाइना भी हमसे पीछे होने वाला है। आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना पूरा होने वाला है। भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का सपना बहुत पुराना है, जो साकार होते हुए हमको दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए सत्ता का सदुपयोग जब होगा तो ज़मीन पर इसी प्रकार के विकास उतरेगा, और जब विकास उतरता है तो लोगों की अपेक्षाओं पूरी होती है। उनको लगता है हमारे वोटों का सदुपयोग हो रहा है। तो इसलिए मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के पक्ष में बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं। हमने तो हर प्रकार की सरकारों को देखा है। आज़ादी के बाद से बहुत सी सरकारें आई और गई हैं, लेकिन परिवर्तन के नाम पर जब आप किसी सरकार को श्रेय देने की बात करेंगे, तो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी की सरकार रही हो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, अभी आपने सही कहा, अभी 1.25 साल हुए हैं मोहन यादव जी को, लेकिन काली पार्वती सिंह चंबल की नदी जोड़ो योजना का भूमि पूजन उन्होंने करा दिया प्रधानमंत्री जी को लाकर, जिसमें 11 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। केन बेतवा नदी जोड़ो योजना का भूमि पूजन खजुराहो में प्रधानमंत्री जी को लाकर उन्होंने करा दिया, जिसमें 11 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। 1 वर्ष के अंदर रीजनल लेवल पर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुए, फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उससे 30 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है, तो अपार संभावनाओं वाला प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में समझ में आया कि 30 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के यदि प्रस्ताव आए हैं, इसका मतलब मध्य प्रदेश में अपार संभावनाओं वाला प्रदेश मध्य प्रदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब उसको धरती पर उतारना है, तो इसके लिए भी लगातार प्रयास और डेडिकेशन जो मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम ये दावा करेंगे मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बेहतर प्रदेश के रूप में स्थापित हो चुका है। बिल्कुल, 1-2 सवालों के साथ मैं कंक्लूड करूंगा। मैं समझता हूं कि एक दिन भर के हैक्टिक शेड्यूल और तबीयत ठीक ना होने के बाद भी आपने अपने वायदे को पूरा किया है। एक बार शुक्ला जी, मैं मुंबई में था और टैक्सी का जो बिल था वो करीब 149 रुपए के आसपास बना। मेरे पास 140 रुपए थे खुले। उसने कहा खुले दीजिए। मैंने कहा मेरे पास फिर 10 का नोट नहीं है और 9 रुपए नहीं है। तो टैक्सी वाले ने कहा कि कोई वांदा नहीं है, जो मुंबई की भाषा है, कोई वांदा नहीं है, 1.40 देने का। मैंने उससे कहा तुम 9 रुपए का नुकसान कर रहे हो। उसने कहा टैक्सी का पहिया घूमेगा ना तो पैसा आएगा, इधर रुक के बहस करने का नहीं। ये नजरिया है उद्यमिता का, एंटरप्रेन्योरशिप का, जो गुजरात के पास है, जो महाराष्ट्र के पास है। मध्य प्रदेश के लोग बहुत सीधे और सरल हैं। इनमें वो एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम कहते हैं, उद्यमिता विकास, स्कूलों से हम बताएं कि समय की कद्र कैसे करनी है। आपको अपने मोबाइल में नहीं डूब जाना। एक विद्यार्थी को यह स्पष्ट होना चाहिए। फिर वो उसको 3-4 काम आने चाहिए कि अगर वो कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो ओला उबर भी चला सकता है पैसा कमा। इसके लिए एक बड़े, क्या आपको लगता है, एक मैसिव ड्राइव की जरूरत है? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। यदि हम स्पीड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यदि हम स्केल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हम स्किल बढ़ाने की भी बात हमें करनी होगी, क्योंकि यदि रोजगार उपलब्ध कराना है तो बेरोजगारी सिर्फ सरकारी नौकरी से दूर नहीं होती है, हुनर से दूर होती है। उसके लिए स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता है। इस देश में नौकरी की कमी नहीं है, स्किल्ड मैन पावर की कमी है। तो जो आप कह रहे हैं कि स्किल्ड मैन पावर कैसे तैयार हो, इसके लिए जैसे हमारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था कि जो वर्ल्ड लेवल का ग्लोबल स्किल पार्क है वो भोपाल में बनाया, और मॉडल ITIs, जो ITIs है उसको अपग्रेड करके और संभागीय मुख्यालयों में कई जगह मॉडल ITI बनाए गए। और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक विशेष अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है, और भी ज़्यादा करने की आवश्यकता है। लगातार उस पर
योजनाएं और प्रयास भी हो रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही कहना है कि जब औद्योगिक क्रांति होगी, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, यदि बेरोजगारी वास्तव में जहाँ पर 3 क्रांतियाँ हो जाती हैं वहाँ बेरोजगारी दूरबीन लेके ढूंढने से नहीं मिलती। एक है पर्यटन की क्रांति, टूरिज्म रिवॉल्यूशन, जिसकी अपार संभावना हमारे मध्य प्रदेश में है, और एक हरित क्रांति है जो सिंचाई के नहरों का जाल बिछा रहे हैं, नदियों को जोड़ा जा रहा है, धरती से दौलत पैदा हो, उससे किसान सक्षम हो, खरीदी बिक्री बढ़े, उससे व्यापार बढ़ेगा, उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और तीसरी क्रांति अपनी औद्योगिक क्रांति है। तो औद्योगिक क्रांति तो होना तय है। मेड इन इंडिया अब चल पड़ा है। स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया योजनाएं भी काफ़ी जोर पकड़ चुकी है, लेकिन स्किल्ड मैन पावर जिसके लिए सारा काम हो रहा है, ये सारी क्रांतियां क्यों हो रही हैं? जिससे कि हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकें, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी स्किल्ड मैन पावर की। तो निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत से काम हुए भी हैं और आगे और भी बहुत से काम करने की आवश्यकता है, जिसमें स्कूल लेवल पर जो आपने कहा, कॉलेज लेवल पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी वोकेशनल ट्रेनिंग को जोड़ देती है। जो मोदी जी ने इस नीति को कहा है कि हम उनको एजुकेशन के दौरान ही उनके अंदर ऐसा स्किल डेवलप करें जिससे कि वो डिग्री प्राप्त करने के बाद जब बाहर आएँ तो उनको रोजगार मिलना आसान हो सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं अक्सर कि हम मध्य प्रदेश के लोगों में होम सिकनेस बड़ी तगड़ी है और वो इसको एक सिंड्रोम बोलते हैं। मैंने 30 साल की पत्रकारिता में इंदौर के पत्रकार को भोपाल आके और भोपाल के पत्रकार को इंदौर जाकर काम करते बहुत कम देखा। मेरे पास ऐसे उदाहरण है कि केंद्र सरकार की नौकरी छोड़ दी, बैतूल ट्रांसफर हो गया, नहीं जाएंगे, माता पिता कहते हैं हमारे साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पिताजी के पास है पैसा। इस प्रवृत्ति से निकलना होगा, क्योंकि बॉम्बे में, दिल्ली में, बेंगलुरु में मध्य प्रदेश के लोगों का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है। आखिरी सवाल कर रहा हूं, मध्य प्रदेश अभी जहां खड़ा है, देवास बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। शुक्ला जी, जी पानी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की लीडरशिप की बात अभी आपने की, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आपका अनुभव काफी व्यापक रहा है, आपने उमा भारती जी से लेकर तमाम लीडरशिप को देखा, सबकी अपनी विशिष्टताएं हैं, खासियत हैं, अलग अलग शैली है। ये बहुत तेज निर्णय लेते हैं, तेजी से मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, जिसकी जरूरत भी है। और जिस तरह के डिसीजन की अभी हमने बात की कि सस्ती बिजली देने वाले एक उद्योग घराने को उन्होंने तमाम हर्डल्स को हटाकर बात पूरी की, कैसे देखते हैं आप? मध्य प्रदेश क्या एक सी चेंज के दरवाजे पर खड़ा है? जो मैंने आपसे कहा है कि जो 1.25 साल में जो डिसीजंस हुए हैं, 2 राज्यों के बीच के आपसी अनसुलझे मामले को सुलझाना, फिर बड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही एक बहुत ही अच्छा निर्णय उन्होंने किया, एयर एम्बुलेंस सुविधा शुरू करना। और उस सुविधा का असर आपने देखा कि जबलपुर में एक ब्रेन डेड पेशेंट के हार्ट को लाया गया एम्स भोपाल और लीवर को लाया गया इंदौर, और दोनों को ही सफल ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके दोनों के जीवन दान मिल जाना, ये भी एयर एम्बुलेंस की योजना की सफलता की एक बहुत बड़ी कहानी है। यदि उस दिन के यहाँ ठंडापन दिखाने का क्या मतलब है? आपका अपना मध्य प्रदेश है, आपके अपने नेता हैं। उस दिन के यदि आप वीडियो शूट को देखें तो आपको लगेगा जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं हम, कि एक ऑर्गन लेके और एयर एम्बुलेंस में प्लेन से जा रहा है तो दूसरा हेलीकॉप्टर से जा रहा है, डॉक्टर दौड़ रहे हैं और फिर उसको पहुंचाया जा रहा है, ऑर्गन को रिट्रीव करना, फिर ट्रांसप्लांट करना। ये एक आउट ऑफ द बॉक्स जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने एयर एम्बुलेंस चलाने का निर्णय लिया, उसका फ़ायदा 2 गरीब परिवार और सामान्य परिवार के लोगों को मिला। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड योजना बनाई, अब गरीब से गरीब आदमी 5 लाख रुपए तक का इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में जाके कराने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो चुका है। ये बड़े क्रांतिकारी कदम है
ये जनता ने डिमांड नहीं की थी, लेकिन जब संवेदनशील सरकारें आती हैं और विजनरी लीडर आते हैं तो फिर वो इस प्रकार की योजना बनाते हैं और उससे फिर लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ, जो आपका सवाल है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संबंध में, कि 1.25 साल में उन्होंने ये साबित किया है कि उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सकता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल समिट हो, चाहे अन्य योजनाओं को गति देना हो, चाहे रुकी हुई योजनाओं को शुरू कराना हो, इन सब चीज़ों में उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ निर्णय किए हैं। और अब लोग ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात की तरह विकसित राज्यों की श्रेणी में बहुत जल्दी आने वाला है। बिल्कुल, और इसके लिए आपकी टॉप लीडरशिप की भी जो दृष्टि और सोच है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जनरेशन आगे बढ़ती चले, जनरेशन शिफ्ट भी होता चले, जिनके अनुभव गहरे हैं वो गहरे अनुभव से जुड़े कामों की तरफ चलें, और जो कतार में अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, राजेश जी एक भूमिका में हैं, मनोज जी एक भूमिका में हैं, आगे और महत्वपूर्ण भूमिकाएं होंगी। संगठन सबको देख रहा है, ये भाव किसी भी पार्टी में उसको आगे ले जाता है। अगर आप डिप्टी सीएम हुए, जगदीश देवड़ा जी डिप्टी सीएम हुए, 2 अलग अलग रीजन को इस तरह रिप्रेजेंटेशन मिला, ये भी एक बड़ी चीज है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ जब काम नहीं होते हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनता बाद में नाराज होती है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पहले नाराज होते हैं कि काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग काम के प्रति किस प्रकार से समर्पित एक टीम है जो जनता से वोट प्राप्त करती है सरकार बनाने के लिए, और फिर जो वादे किए गए हैं वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो, इस पे भी उतनी ही सक्रियता से काम करते हैं। यही संस्कार है जिसके आधार पर हमारी सरकारें काम करते हुए लगातार जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रही है। तो यहाँ पर हमारे राज सिंह सेधव जी हैं जो जिलाध्यक्ष हैं, बहुत पुराने, जब देवास डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये चेयरमैन थे जब मैं आवास पर्यावरण मंत्री था 2004 में। और राजेश सोनकर जी ये भी बहुत ही संघर्षशील नेता हैं, विकास के प्रति समर्पित मनोज चौधरी जी, सभी लोग विधानसभा में शांत नहीं बैठते हैं, बड़ी मजबूती के साथ अपने क्षेत्र की विकास की योजनाओं को मंजूर कराने के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, और उसी का परिणाम है कि तस्वीर बदल रही है। बिल्कुल सही बात है, ये मेहनत तो है ही, और एक जादूगरी भी आप बीजेपी के पास है जो भी आपने लोकसभा और राज्यसभा में दिखाई है। बड़ी आसानी से तमाम लोग, विपक्ष को भी लग रहा था, लेकिन आपने जिस सहजता से बीजेपी के रणनीतिकारों ने वहां फ्लोर मैनेज किया और लोकसभा और राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक को हरी झंडी दिखाने में मदद की, वो भी एक काबिले तारीफ बात है जी। उलझे हुए मामले जो देश के थे, जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे, ऐसे उलझे मामलों को सुलझाने में निश्चित रूप से मोदी जी ने और उनकी सरकार ने बहुत कुशलता से काम किया है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। मैं टीम से आग्रह करूंगा कि शीघ्रता से हम प्रेजेंटेशन पार्ट की तरफ बढ़ें और जिससे राजेश जी भी शीघ्रता से निकल सके, क्योंकि उनके गले में मैं देख रहा हूं कि उसके बाद भी वो हमारे बीच हैं। और मैं फिर उनसे कहूंगा कि बहुत बड़े मन के राजनेता हैं राजेश जी आप, क्योंकि मैंने जिस तरह आपसे आग्रह किया था, मुझे लग रहा था कि अब आपकी नाराजगी दूर करने के लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन आपने इतने बड़े मन का परिचय देकर, किसी बड़े भाई की तरह जब आपका फोन मेरे पास आता है कि शरद जी आना कब है, हमने प्रोग्राम बना लिया है, और मैं जान रहा था कि उसके पीछे संबंधों की गरिमा और चौथे स्तंभ की मर्यादा की रक्षा, ये आपका उद्देश्य था। तो मेरे पास शब्द नहीं है, स्पीचलेस हूं मैं इसके लिए। बहुत प्रणाम है आपको जी। शरद जी आप पत्रकार जरूर हैं, लेकिन आप के अंदर भी बड़प्पन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए एक ऐसे व्यक्ति ने कोई कार्यक्रम तय कर दिया और लास्ट मोमेंट में वो कार्यक्रम यदि निरस्त होता है तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय हो जाता है। इसलिए क्योंकि आपने जो स्थान अचीव किया है जर्नलिज्म में भी, वो भी एक आदर्श जैसी स्थिति है कि ना कहीं कोई दबाव बनाना, ना कहीं कोई आजकल तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि
यदि हमारे पास कोई पावर है तो हम उस पावर का सदुपयोग कम करते हैं, दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। तो जो सदुपयोग करने वाले लोग हैं उनका तो ध्यान हम लोगों को रखना पड़ता है। लेकिन आपका उदाहरण, और बीजेपी में अनेक ऐसे नेता हैं जो विकास के सहारे, बल्कि पूरी विकास गाथा ही बीजेपी की आगे बढ़ने की गाथा है। आप ही की पार्टी के एक नेता ने एक बार, बड़े दिग्गज नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, इस समय केंद्र में है, उन्होंने मुझसे कहा, शरद जी जब जब बीजेपी आएगी तब सड़क बनेंगे, पुल पुलिया बनेंगे, विकास के अनेक काम होंगे, लेकिन इंडिविजुअल काम कुछ कम होंगे। अगर आप अपना व्यक्तिगत कोई काम लेकर जाएंगे तो उस काम में शायद चुनौती आ सकती है, लेकिन जनता के विकास से जुड़ा कोई काम नहीं रुकेगा। ये बीजेपी की शैली है। तो इसको हमने 2003 से लेकर अब तक, एक पत्रकार के नाते भी मुझे कहने में संकोच नहीं है कि मध्य प्रदेश बहुत बदला है और बहुत बदलेगा आने वाले समय में। बहुत धन्यवाद सर। मैं टीम से आग्रह करूंगा कि ये हम प्रेजेंटेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी। और जो बातें आपने विश्वास के साथ कही हैं, मैं मंच पर सभी जो अतिथि हैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच में राय सिंह सिद्धू जी, चेयर्स हटा दीजिए कृपया, टीम से मेरा निवेदन है। मनोज चौधरी जी, विधायक राजेश सोनकर जी, दुर्गेश अग्रवाल जी, रवि जैन जी, शिव प्रताप सिंह जी हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं। और मैं अमिताभ शुक्ला जी, जो हमारे देवास के सीनियर जर्नलिस्ट हैं बंसल न्यूज़ के, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे आगे तमाम जो अवार्डीज हैं उनके नाम अनाउंस करें। अमिताभ शुक्ला जी। बिल्कुल, अब प्रेजेंटेशन पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले अश्विन दुबे जी, गुरुदेव नेत्रालय को हम बुलाना चाहेंगे, जिन्हें पिछली बार के अवार्ड शो में त्रुटिवश उनका नाम मानवीय भूल में रह गया था। मंच पर आए और उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी से अपना अवार्ड और मंचासीन अतिथियों से ग्रहण करें। अगला नाम, जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए अश्विन दुबे जी, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। अगला नाम मैं लेना चाहूंगा नवीन सिंह सोलंकी जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी हैं और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर और भाजपा के महामंत्री नाकोड़ा धाम, कई तमाम विकास की सौगातें देने वाले नवीन सोलंकी जी। और गौरव जैन जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा उनके साथ कि दोनों आए और अपना अवार्ड कृपया ग्रहण करें। गौरव जैन जी भी आए। अमलतास हॉस्पिटल और अमलतास यूनिवर्सिटी से डॉक्टर प्रशांत जी और मैम आदरणीय मंच पर आए, मेडिकल डायरेक्टर हैं आप। अमलतास हॉस्पिटल और अमलतास यूनिवर्सिटी चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है देवास में। आज अमलतास में भी एक कार्यक्रम है, इसलिए आज डायरेक्टर मैम और सर हमारे बीच, मेडिकल डायरेक्टर हमारे बीच में उपस्थित हैं। महेंद्र सिंह सोनगरा जी, सोनगरा स्पाइन रिहेबिलिटेशन सेंटर से कृपया मंच पर आएं और अपना अवार्ड आदरणीय अतिथि महोदय के हाथों। शिव प्रताप जी, करणी सेना के अध्यक्ष, मंच पर ही मौजूद है, जोरदार ताली बजाकर एक बार स्वागत करिए। कुछ ही नाम और हैं, इसके बाद हम अगले जो हमारे भोजन के क्रम की ओर बढ़ेंगे। कृपया मनीष सेन जी, नेता सत्ता पक्ष को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, जिन्होंने विकास कामों में अपनी कई उपलब्धि हासिल की। आदरणीय रघु भदौरिया जी और विश्वास उपाध्याय जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय रघु भदौरिया जी और मनीष सेन जी पहले आ जाए। मनीष सेन जी, नेता सत्ता पक्ष, जिन्होंने अभी अभी आदि योगी की प्रतिमा देवास में लगाई है और विकास कामों के लिए अग्रणी पार्षद के रूप में भी जाने जाते हैं। रघु भदौरिया जी, विश्वास उपाध्याय जी, मनीष सेन जी के बाद रघु भदौरिया जी वरिष्ठ समाज सेवी और विश्वास उपाध्याय जी शिप्रा के सरपंच हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आप सभी के लोगों में से ही सम्मान हो रहा है जो यहाँ पर मौजूद हैं। शिखर इंस्टीट्यूट से विशाल पांचाल जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। उनके बाद निर्लिप स्पोर्ट्स पार्क से सौम्य सोनी, अमन बारोड़। शिखर इंस्टीट्यूट से विशाल पांचाल जी, निर्लिप स्पोर्ट्स पार्क से सौम्य सोनी, निर्लिप स्पोर्ट्स पार्क से सौम्य सोनी और शिखर इंस्टीट्यूट से विशाल पांचाल जी का सम्मान मंच पर उप मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। अजय बरगोदिया जी, रियल एस्टेट रॉयल ग्रुप से अजय बरगोदिया जी मंच पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें।
उनके बाद सोनू पंजाबी जी, जय मां जगदम्बे प्रॉपर्टी ब्रोकर और एवं समाज सेवी, सामाजिक समरसता मंच में भी आप सक्रिय हैं, सोनू पंजाबी जी। अजय बरगोदिया जी अपना अवार्ड ग्रहण कर रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। सोनू पंजाबी जी से निवेदन है, सेंट थॉम एकेडमी से सुनील थॉम जी एवं मैम हैंसी मैम और सुनील थॉम जी सेंट थॉम एकेडमी से मंच पर आए। एसटी थॉम सेंट थॉमस स्कूल से एल्विन सैमुअल जी से भी निवेदन है कि मंच पर आए सुनील थॉम जी के बाद। नौशाद पटेल जी से निवेदन है, ईश्वर नगर एमएस रेसिडेंसी, नौशाद पटेल जी कृपया मंच पर आए एवं अवार्ड ग्रहण करें। इनके बाद राजेश सिंघी जी अगर मौजूद हों हमारे इस परिसर में, राजेश सिंघी जी, संजय गुप्ता जी। सीजी ट्यूटोरियल से आशीष गुप्ता जी से निवेदन है, सीजी ट्यूटोरियल से प्रेजेंटेशन का पार्ट आज हमें आदरणीय मंत्री जी की व्यस्तताएं हैं। सुरेन बिड़ला जी की टीम अगर मौजूद हो, सुरेन बिड़ला जी प्रॉपर्टी में एक बड़ा नाम देवास में, सुरेन बिड़ला जी की टीम सीजी ट्यूटोरियल के बाद। इसके बाद बुलाना चाहूंगा देवेंद्र नवगोत्री जी को सिटी पैथोलॉजी से एवं भाजपा के मंडल अध्यक्ष देवेंद्र नवगोत्री जी। पंडित जी देवास सिटी स्कैन से अगर हों, एल्विन सैमुअल जी के बाद देवेंद्र नवगोत्री जी आए। सीजी ट्यूटोरियल से आशीष गुप्ता जी हमारे बीच, सीजी ट्यूटोरियल से आशीष गुप्ता जी। सुरेन बिड़ला जी की टीम से सिटी पैथोलॉजी से देवेंद्र नवगोत्री जी। पंडित जी सिटी स्कैन लैब से। गैलेक्सी फर्नीचर से तफज्जुल भाई मंच पर आए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी प्रतिभाओं का, इन सभी के बारे में हमें बताना भी था लेकिन अति व्यस्तता के कारण अलंकार सुपेकर जी मंच पर आए, सुविधा टेंट हाउस से अलंकार सुपेकर जी। तोमर किड्स एकेडमी से अजय सिंह तोमर जी एवं पूजा तोमर मैम मंच पर आए। निखिल सिंह गोड़ जी इनके बाद एनएसजी प्रॉपर्टी से निखिल सिंह गोड़ जी। मनोज श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि मंच पर आए, वरिष्ठ समाज सेवी मनोज श्रीवास्तव जी। संदीप चौबे जी से निवेदन है, संदीप चौबे जी, संदीप मार्केटिंग एवं विश्व हिंदू परिषद के आप अध्यक्ष भी हैं, संयोजक हैं। राजेश सोनी जी न्यू मनीराम ज्वेलर्स से अगर हमारे बीच में हो, हमारे सपोर्टेड पार्टनर राजेश सोनी जी। जैन ज्वेलर से संजय जैन जी, जैन ज्वेलर से संजय जैन जी। सत्येंद्र जैन जी रजत ज्वेलर से अगर हमारे बीच में हो। दीपक जैन जी आनंद ज्वेलर से। जुनेजा जी जुनेजा इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारे बीच में उपस्थित हैं। एनी टाइम से जसपाल जी, एनी टाइम से जसपाल भैया मंच पर आए। अमन हॉस्पिटल से डॉक्टर चौहान जी। जय साउंड से सोनू माने जी आकर अपना अवार्ड ग्रहण करें। मित्राय वेलफेयर से नयन कानूनगो, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मित्राय वेलफेयर जो कि एक एनजीओ है, हमारे युवा साथी नयन कानूनगो ऑपरेट करते हैं, संचालक हैं उसके। लल्ला बारोड़ जी।